दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का ऑफिशियल सैम्पल पेपर में से ग्रामर के सारे क्वेश्चंस को। तो अगर आपने अभी तक ग्रामर में कुछ भी नहीं पढ़ा या फिर ग्रामर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी दोस्तों घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताऊँगा, बहुत सारे कंसेप्ट सिखाऊँगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बने, लेकिन आपको सारे टॉपिक्स जो भी आपका हिंदी कोर्स ए में पूछा जाएगा सभी कुछ क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर के ग्रामर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है और इसमें से हम सारे ग्रामर के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से आपका ग्रामर का क्वेश्चन शुरू होगा और यहाँ पे टोटल 4 टॉपिक्स आपको ग्रामर में पढ़ने हैं, सभी को हम लोग अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है और यहाँ से आपका ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहला ही टॉपिक आपसे पूछा जाएगा रचना के आधार पर वाक्य भेद से। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, 4 नंबर के। चलिए बहुत ही ध्यान से आप सुनना शुरू करिएगा, जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़ करके बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के इस वीडियो पर ध्यान दीजिए। मैं आपको अब बहुत ही अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे दोस्तों आते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, न तो तुम वहां जा सके न ही मैं, इसका सरल वाक्य क्या होगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो टोटल होता है सरल, संयुक्त और होता है मिश्र, यानी कि टोटल 3 होता है। अब क्या होता है तीनों, एक एक करके क्वेश्चन जब आएगा मैं आपको समझाते चलूँगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ कंसेप्ट बताऊँगा तो वीडियो और भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर भी करना है। तो क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो आपको सब चीज़ समझ में भी आएगा। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको सरल वाक्य में करना है। एक चीज़ समझते हैं सरल वाक्य होता क्या है। तो सरल वाक्य में कोई भी सेंटेंस को एक ही बार लिखा जाता है, मतलब एक ही पार्ट में। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, ये क्या हुआ, एक पार्ट में पूरा सेंटेंस को बताना, ठीक है, यानी कि पूरा सेंटेंस एक ही लाइन में लिखा गया। जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, न तो तुम वहाँ जा सके न ही मैं, टोटल 2 पार्ट में लिखा गया है। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, इसीलिए सरल वाक्य तो है नहीं। तो सरल वाक्य को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप पढ़ते हैं तुम और मैं दोनों ही वहाँ नहीं जा सके। ये क्या लग रहा है, पूरा एक ही सेंटेंस को एक ही लाइन में लिखा गया है बिना पार्ट किए हुए, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शंस को भी देखेंगे तो आपको और भी बात क्लियर हो जाएगी। जैसे तुम भी वहाँ नहीं जा सके और मैं भी वहाँ नहीं जा सका, ये क्या है, 2 पार्ट में सेंटेंस को लिखा गया है, बीच में और लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी देखिए यद्यपि तुम और मैं वहाँ जा सकते थे फिर भी मैं नहीं जा सका, ये भी 2 पार्ट में लिखा गया है। चूँकि तुम वहाँ नहीं जा सके इसलिए मैं भी वहाँ नहीं जा सका, ये भी 2 पार्ट में लिखा गया है। लेकिन ये जो पहला ऑप्शन है ये 1 पार्ट में लिखा हुआ है, इसे ही हम कहते हैं सरल वाक्य। आगे हम और भी सारी चीज़ों को समझाऊँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, सूर्योदय होते ही प्रकृति का सौंदर्य खिल उठा, इसे क्या करना है, संयुक्त वाक्य में। अब यहीं से सीखते हैं कि संयुक्त वाक्य क्या होता है। संयुक्त वाक्य का मतलब होता है 2 पार्ट में सेंटेंस होगा, बीच में योजक चिन्ह होगा। योजक चिन्ह क्या क्या हो सकता है, और हो सकता है, किंतु हो जाएगा, परंतु हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा। ये सारा आपका योजक चिन्ह अगर लगा हुआ है तो आप क्या समझेंगे कि ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। तो चलिए अब इसको संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे। 2 पार्ट होना चाहिए, पहला इसका रूल है, और दूसरा और, किंतु, परंतु ये मिलना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि ख नंबर में क्या लिखा हुआ है, सूर्योदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। तो 2 पार्ट में सेंटेंस मिला, बीच में और मिला, ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य। समझ में आ गया, बहुत सारी बातों क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखिए, आपके आवाज़ उठाने पर सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, इसे क्या करना, मिश्र वाक्य में। चलिए मिश्र वाक्य को समझते हैं। मिश्र वाक्य क्या होता है, यहाँ भी 2 पार्ट होगा लेकिन योजक चिन्ह कुछ इस तरह से लगा रहेगा। जैसे ज्यों ही मैं घर गया त्यों ही मैंने इस चीज़ को देखा, ज्यों त्यों, जैसे तैसे, जैसे तैसे, इस तरह से योजक चिन्ह लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन क्या है, या तो की भी लगेगा या तो, ये भी आपका मिश्र वाक्य में आता है, ठीक है।
तो ये दो आपको एक्सेप्शन याद रखना है, बाकी आपको जो रूल बताए वही काम करेगा। अब देखते हैं यहाँ पर आपके आवाज़ उठाने पर सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, आप आवाज़ उठाएंगे तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। ये भी दो पार्ट में, बीच में तो लगा है। आप क्या कहेंगे? इसे मिश्र वाक्य कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर दिए गए शब्द विकल्प को चुने। अब मिश्र वाक्य कौन कौन सा है? देखिए, सबसे पहले आपको क्या बोले, दो पार्ट होगा, यहाँ पे योजक चिन्ह होगा और एक एक्सेप्शन क्या है कि और तो। ठीक है, चलिए अब खोजते हैं। आप कह सकते थे कि यह गलती आपने नहीं की है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि दो पार्ट में लिखा गया है, बीच में की लगा हुआ है, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। अब देखिए यहाँ पे, यदि आप अपना पक्ष रखते तो अवश्य निर्दोष सिद्ध होते। तो देखिए, ये भी दो पार्ट में यदि और तो से जुड़ा हुआ है, तो ये भी मिश्र वाक्य। जब आपने गलती की ही नहीं तो उसका दंड आपको क्यों मिलेगा? तो ये क्या हुआ? ये भी दो पार्ट में है और ये भी आपका दो योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। फिर देखिए, चूंकि दोषी कोई और है इसलिए आप यह दोष अपने ऊपर बिल्कुल मत लीजिए। ये भी दो पार्ट में है और आपका इस तरह का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, कैसा लगा आपको ट्रिक? अगर आपको ट्रिक पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको हमारा ट्रिक कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा होगा तो मैं आपको इसी तरह के और भी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स के साथ आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पे आप क्या देखिए कि ये चारों मिश्र वाक्य है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें मैचिंग करना है। बिल्ली आई और दूध पी गई। देखिए, दो पार्ट में, बीच में और लगा है, क्या होना चाहिए? संयुक्त वाक्य होना चाहिए। ठीक है, संयुक्त वाक्य हो गया। नेक्स्ट है, यदि दूध बाहर ना रखा होता तो बिल्ली ऐसा नहीं कर पाती। यदि और तो से जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। और क्या है? हमें बिल्ली का जूठा दूध फेंकना पड़ा। ये एक ही सेंटेंस में लिखा गया तो ये सरल वाक्य हो गया। अब देखिए कौन सा मैच कर रहा है। तो 1 का सेकेंड और है 1 का सेकेंड 2 का थर्ड, ये मैच कर गया। पूरा राइट आंसर हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ पर आपने देखा सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, ये तीनों को आपने बहुत ही अच्छे से समझा और मुझे उम्मीद है कि इससे आप बहुत हद तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको कैसा लगा ये ट्रिक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 को सॉल्व करें। वाच्य पे पूछ रहा है। वाच्य कितने होते हैं? 3 होते हैं, कर्तरी, कर्म और भाव। ठीक है, क्या होता है इसे भी हम एक एक करके समझेंगे। बिल्कुल घबराने की बात नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपको सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि मैचिंग करिए। तो भारत द्वारा मैच जीत लिया गया। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। कर्तरी क्या होता है? एक सिंपल सेंटेंस। कर्म में क्या होता है? जिसमें द्वारा लगा हो। और भाव मतलब क्या होता है? इसमें भाव की प्रधानता होती है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपका ये कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं है, इसमें ट्रिक्स बता रहा हूँ तो बहुत ही ऊपर बता रहा हूँ। कंसेप्ट वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, तो क्या है? कर्तरी में एक सेंटेंस में कर्म में द्वारा लगा होता है और भाव में आपका जो भाव की महत्ता होती है, जैसे मुझसे चला नहीं जा सकता, मुझसे खाया नहीं जाता, इस टाइप का शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए भारत द्वारा मैच जीत लिया गया। तो 1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। क्या बोले? द्वारा रहेगा तो कर्म से जुड़ेगा। गेंदबाजों ने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया, ये हो जाएगा कर्तृवाच्य क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। अब देखिए विपक्षी बल्लेबाजों से क्रीज पर रुका नहीं जा सका। जब भी ऐसा रहेगा, नहीं किया जा सका, खाया नहीं जा सका, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, ये सब चीज़ भाववाच्य में होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आओगा। तो 1 का सेकेंड, सेकेंड का फर्स्ट और थर्ड में हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 1 का सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का सेकेंड, 2 का फर्स्ट, 3 का थर्ड। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो गया। इनमें कर्मवाच्य का उदाहरण लिखिए। कर्मवाच्य कौन होता है? ठीक है, तो आपको बोले कि कर्मवाच्य में जनरली आपका द्वारा लगा हो, अगर द्वारा नहीं लिखा हुआ हो तो कैसे पता चलेगा? ये भी एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा। तो चलिए एलिमिनेशन ही करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन सबसे पहले करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है? रवीना गजल नहीं गा पाती है, ये क्या हो जाएगा? आपका कर्तृवाच्य सेंटेंस प्लेन है। रवीना से गजल नहीं गाई जाती है, ये आपका हो जाएगा कर्मवाच्य में। ठीक है, इसमें कर्म की प्रधानता है। कर्म मतलब
कि रवीना ने जो गज़ल गाई उस मतलब गज़ल उससे नहीं गाई जाती है, तो इसमें कर्म की प्रधानता है। ठीक है, एक और चीज़ समझ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। रवीना पैदल नहीं चल पाती है, रवीना से पैदल चला नहीं जाता। देखिए चल नहीं पाती है, ये क्या हो गया, कर्तरी, ये भी कर्तरी हो गया। और ये जो थर्ड नंबर रवीना से पैदल नहीं चला जाता, अगर इस टाइप का सेंटेंस रहेगा, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, इस टाइप से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर जो कि भाववाच्य। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कर्तरी वाच्य का उदाहरण है। तो कर्तरी मतलब क्या, प्लेन सेंटेंस। प्लेन सेंटेंस कैसे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए प्लेन सेंटेंस, आप देखिए क नंबर, चलो अब घर चले, प्लेन सेंटेंस है, एकदम सिंगल सेंटेंस। यहाँ देखिए चलो अब घर चला जाए, ये दूसरा टाइप का हो गया। कैरम के बाद अब शतरंज खेली जाए, हमारे द्वारा शतरंज खेली जा सकती है, तो ये सारा चीज़ आपका कोई भी कर्तृवाच्य में नहीं होगा। तो कर्तृवाच्य क्या होगा, प्लेन सेंटेंस। दादी जी पढ़ नहीं सकती, इसका भाव में बनाए, भाव में, तो दादी जी पढ़ नहीं सकती, तो इसको क्या बनाएंगे। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ आपको ऐसा बता रहा हूँ जिसमें आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो रहेगी, हो सकता है समझ में भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखिए कुछ बेसिक चीज़ आप इसमें समझ लीजिए, और जो डिटेल्ड वाले वीडियो में थोड़ा लंबा होगा जिसमें आप और भी डिटेल समझ सकते हैं। तो 4 नंबर में हो जाएगा ग, दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखिए, बिना सहारे बूढ़ी माँ से अब चला नहीं जाता, इसको कर्तरी में, कर्तरी का मतलब क्या होता है, प्लेन सेंटेंस। तो प्लेन सेंटेंस कैसे खोजेंगे, देखिए प्लेन सेंटेंस यहाँ पर क्या हो सकता है 5 नंबर में, तो ख नंबर देखिए, बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाती, है ना, ऐसे ही हम लोग घर में बोलते हैं ना, बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाती, तो ये कर्तरी वाच्य। अभी तक आपको जो भी ट्रिक समझाए होंगे जिसमें को कुछ चीज़ें तो क्लियर हो गई होगी, जैसे कर्तृवाच्य में प्लेन होता है एकदम नॉर्मल जैसे हम लोग बोलते हैं, कर्मवाच्य में जनरली आप लोग को द्वारा दिखेगा, और भाववाच्य में आपका चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, इस तरह के सेंटेंस दिखेंगे। तो यहाँ पर कर्तरी, कर्म और भाववाच्य का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, डिटेल्ड वीडियो में देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पर पद परिचय से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब पद परिचय देख करके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत सारा इसमें कंसेप्ट सीखना है। तो यहाँ पर मैं आपको एलिमिनेशन का एक मेथड सिखाऊंगा, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जिससे कि आप बहुत ही आसानी से पद परिचय को कर सकते हैं। पद परिचय का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपसे कोई बोलता है कि आप अपना आइडेंटिटी दीजिए, मतलब आप अपने बारे में बताइए, अपना माई सेल्फ बताइए। तो आप अपने बारे में बताते हैं ना कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मैं कौन से स्कूल में पढ़ता हूँ, कौन से क्लास में पढ़ता हूँ, तो ये सारी बातें हुई। उसी तरह से कोई भी सेंटेंस जब लिखा जाता है तो उसमें जो एक एक जो पद है, जो एक एक वर्ड है, उन सब का अपना अपना परिचय होता है। तो परिचय के लिए देखिए मैं जो ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एलिमिनेशन मतलब छांटने का। सबसे पहला काम है, चारों ओर हरियाली मनमोहक लग रही थी। चारों ओर हरियाली है वो मनमोहक लग रही थी। तो देखिए जो हरियाली है इस पे क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, हरियाली के बारे में आपको बताना है। तो कैसे हम लोग बताएंगे, तो अभी आपको बताए थे कि सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। तो जब आपको कन्फ्यूज़न लग रहा तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करिए। व्यक्तिवाचक है, क्या किसी व्यक्ति का नाम है हरियाली, बिल्कुल नहीं, हट गया। जातिवाचक है, क्या किसी जात का नाम है, यानी जैसे कि हम बोलेंगे कि जानवर आ रहे हैं, तो जानवर क्या हुआ, एक कलेक्टिव हो गया, एक जात को बोलेंगे जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी आ सकते हैं, तो हम जानवर सिर्फ बोल दिए। फूल बोलेंगे तो बहुत सारे फूल उसके अंदर आ सकते हैं, गेंदा, गुलाब। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हम इसको बोलेंगे हरियाली, तो हरियाली तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसमें कि आप किसी जाति को बताए, तो ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों तो आपका बिल्कुल हट गया। ठीक है, अब बचा ये दो चीज़। ठीक है, अब क्या, भाववाचक तो हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, बहुवचन और एक वचन, यहाँ से छांटिए। क्या ये बहुवचन हरियाली या एक वचन है, तो भाई हरियाली जो है वो एक वचन है क्योंकि एक बारे में बता रहा है। हरियाली क्या है, एक चीज़ के बारे में बताता है ना, हरियालियाँ तो नहीं है, हरियाली एक शब्द है तो एक के बारे में, तो ये क्या हो गया, एक वचन। ठीक है, तो यहीं से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भाववाच्य, भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलेंगे कर्ता कारक, कर्म कारक, इसको हम लोग कभी
अच्छे दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध काके की। ये कंसेप्ट है जिसको आप एक बार में पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, जिसको हम अलग वीडियो में बताएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अभी जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ बस उसको समझिए कैसे छाँटेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, जोर से। अब जोर से क्या है, ये किसी काम को करने का एक तरीका है, बहुत तेज़ी से, बहुत स्लो से। तो ये क्या है, किसी काम को करने का तरीका है। तो छांटना शुरू करिए। सबसे पहले तो परिमाणवाचक होगा, ये किसी के बारे में बता रहा है कि कितना है, थोड़ा है, ज़्यादा है, ये तो नहीं बता रहा है। मतलब ये किसी चीज़ को नापने का तो काम नहीं करता है, नहीं, ये तो पहले ही हट गया आपका सेकंड से। अब क्या है, कालवाचक, किसी समय को बता रहा है तो ये समय को भी नहीं बता रहा है, किसी जगह को बता रहा है ये भी नहीं। ये रीतिवाचक है। रीतिवाचक मतलब कि किस तरीके से किसी काम को किया जा रहा है, रीतिवाचक। जैसे बहुत तेज़ी से, बहुत धीरे से, जल्दी से, या तो बोलेंगे कि जो इस तरह के जो शब्द होते हैं इसको हम कहते हैं रीतिवाचक। जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट का क्या इंटेंसिटी है, किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, उसे कहेंगे हम रीतिवाचक। तो यहीं से आप समझ गए कि ये रीतिवाचक होगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यह पुस्तक मैंने तब खरीदी जब मैं 15 वर्ष का था। अब देखिए यह क्या है, ये तो सबसे पहले तो हम समझ गए कि यह क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। यह क्या है, सर्वनाम है, किसी के बदले लिखा हुआ शब्द है। यह किसी के बदले लिखा हुआ शब्द है, इसलिए इसे सर्वनाम कहेंगे। तो ये किसके बारे में बता रहा है, तो ये है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक अब एक एक करके छांटना भी शुरू कर दिए। संकेतवाचक तो नहीं है, ये परिमाणवाचक विशेषण है नहीं, और क्या है, निपात हो नहीं सकता। निपात का मतलब होता है कि जब उसका किसी तरह का बदलाव नहीं होना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझे कि सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। विशेष्य कौन है, पुस्तक, यानी कि ये जो यह है ये किसकी विशेषता बता रहा है, पुस्तक की। यहाँ पे एक पुस्तक रखा हुआ है, आप बोलेंगे ये वाला पुस्तक, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप इस पुस्तक की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। इस पुस्तक की विशेषता कि हमको पर्टिकुलर यही बुक चाहिए, तो इसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। और इसका विशेष्य कौन हो गया, पुस्तक। किसकी विशेषता बता रहे हैं, पुस्तक, ठीक है। हालदार साहब ने पान खाया। अब इसका पद परिचय बताइए। पान खाया यानी कि वो कुछ खाया। तो अब जब खाया का बात करेंगे तो इसका आपको एक एक करके पहले छांटना शुरू करिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्रिया के बारे में बात करेंगे, अकर्मक है या सकर्मक है। तो अकर्मक सकर्मक में का मतलब क्या होता है, सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानते हैं, क्या, किसे और किसको, ये तीनों प्रश्न पूछिए। अगर आपका आंसर मिल गया तो इसका मतलब ये सकर्मक होगा, ठीक है। तो क्या, किसे, किसको प्रश्न पूछ करके देखिए। तो हालदार साहब ने क्या खाया, तो इसका आंसर क्या मिला, पान खाया। तो इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया, क्या का जवाब मिल गया। बात समझ रहे हैं। सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, क्या, किसे, किसको लगाएंगे। तो हलदार साहब ने क्या खाया, तो आंसर मिल रहा है हलदार साहब ने पान खाया, तो इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया हो गया। यहीं से आपका राइट आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखिए, कुछ लड़के बाहर खेल रहे हैं, कुछ पड़ा है। दोनों वाक्य में कुछ का पद परिचय बताइए। अब देखिए कुछ दोनों में अलग अलग है, तो दोनों का पद परिचय अब एक एक करके समझिए। कुछ का मतलब क्या हुआ, आपको पता नहीं कि कितना, लेकिन आप लड़कों को तो गिन सकते हैं। आपको पता नहीं कि कितना, लेकिन आप लड़कों को गिन सकते हैं। अब क्या है, चाय में कुछ पड़ा है। अब इसमें भी पता है कि कुछ पड़ा है, क्या पड़ा नहीं पता, कितना पड़ा नहीं पता, क्या वो गिनने वाला है या नहीं पता वो भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि लड़के को गिन सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा 5 नंबर में, तो ग नंबर में देखिए कि पहला जो कुछ है, ये वाला कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला बात तो अनिश्चित होगा, इसका मतलब आपको पता नहीं कि क्या है, क्या नहीं है, कितना है, तो अनिश्चित हो गया। संख्यावाचक क्यों लगाए, क्योंकि ये जो लड़के हैं इसको आप गिन सकते हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। इस लड़के को आप गिन सकते हैं, इसलिए संख्यावाचक अनिश्चित, कितना संख्या नहीं पता। दूसरा में क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय का मतलब आपको पता ही नहीं कि क्या पड़ा है, वो गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, या किस टाइप का है, आपके उसको कोई आइडिया नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक मतलब आपको कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक क्यों लगा है, क्योंकि आप इस लड़कों को गिन सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको समझाए कि पद परिचय किस तरह से करते हैं। चलिए अलंकार पे आते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान होता है। अलंकार में आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा कि जो पोयम लिखा गया है उस पोयम का जो वर्ड्स है क्या कहना चाहता है। जैसे एक एक करके हम लोग समझते हैं। अर्थ बिना कब पूर्ण है, सब शब्द सकल जग काज, अर्थ अगर आ जाए तो ठाठ बाट और राज। अब देखिए यहाँ पर आपको अलंकार के बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब क्या होता है कि किसी शब्द का जब प्रयोग होता है उसका एक से ज़्यादा मीनिंग निकलता हो। कितना? एक से ज़्यादा मीनिंग निकलता हो। जैसे अर्थ, तो अर्थ का मतलब क्या होता है? दो मीनिंग होता है। अर्थ का मतलब होता है एक तो आपका मीनिंग, ठीक है, अर्थ मतलब मीनिंग। दूसरा अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा। अर्थ का मतलब पैसा भी होता है। क्या लिखा हुआ है कि अर्थ के बिना कब पूर्ण शब्द सकल काज। अगर अर्थ नहीं होगा तो शब्द का कोई मीनिंग नहीं है, और अगर अर्थ अगर आ जाएगा तो ठाठ बाट और राज, यानी कि अगर अर्थ आ गया, पैसा आ गया, तो आपके पास ठाठ बाट सब आ जाएगा। तो ये हो जाएगा श्लेष अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट है कैसे कुल कलुषित प्राण हो गए, मानो मन पाषाण हो गए। जब आपको किसी भी पोयम में इस टाइप का वर्ड मिले, जैसे कि कैसे कुछ हो गया मानो, इस तरह से मानो वर्ड लग गया, क्या लगा हुआ? मानो। तो बोल रहा है कि कैसे कुलसित प्राण हो गए, किस तरह से ऐसा हो गया मानो कि पाषाण हो गया, जैसे कि ये पत्थर हो गए। तो ये जब मानो कि ये पाषाण हो गया बोल रहा है, इसको बोलेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दो अलंकार समझ गए। जब एक ही शब्द का दो मीनिंग निकले तो श्लेष, और जब आपका मानो जैसे शब्द लगे, जैसे कि मानो इस तरह से हो गया, मानो उस तरह से हो गया, किसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको उत्प्रेक्षा लगेगा, ठीक है। चलिए इधर उठाया धनुष क्रोध में और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीव के प्राण। अब देखिए ये ऐसा बात बोल रहा है जो बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोल रहा है। जैसे धनुष में जिस तरह से उस पर बाण चढ़ाए, धरा यानी पृथ्वी, सिंधु जो घाटी है, नभ है जो आपका आसमान हो गया, सब कांपने लगा, जैसे कि जीव में प्राण आ गया। अरे भाई वैसा कोई बात थोड़ी है कि अगर आप किसी धनुष को चढ़ा देंगे तो आपका पृथ्वी हिलने लगेगा, आसमान डोलने लगेगा, सब कांपने लगेगा। इतना तो कुछ ऐसा होता नहीं है। तो ये बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोल रहा है। जब बढ़ा चढ़ा करके कोई बोलेगा तो उसे क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति, यानी कि बढ़ा चढ़ा करके बोलना। तो तीन चीज़ समझ में आ गया। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा करके बोलना। चौथा है एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी ले लेने की बात, सोचा कुछ पल सुकून मिलेगा, चलने दो धरती पर रात। तो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सूरज ने सोचा कि छुट्टी ले ले। अरे भाई सूरज कभी सोच सकता है? जिस तरह से हमने पढ़ा है कि सूरज एक आदमी की तरह तो नहीं है कि वो सोच सकता है छुट्टी लेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सूरज को यहाँ पर मानव के तरह बनाए हैं, मानव के तरह बनाए हैं। जैसे कि कभी कभी पेड़ बोलने लगता है, जैसे किसी कविता में आप देखेंगे कि पेड़ अपनी कहानी बता रहा है, जंगल अपनी कहानी। भाई पेड़ तो अपनी कहानी नहीं बता सकता है, तो उसको मानव की तरह ट्रीट किए, तो इसको क्या कहेंगे? मानवीकरण। जब उसे हम मानव की तरह ट्रीट करेंगे तो हम क्या कहेंगे? मानवीकरण। जैसे पेड़ बोलने लगा तो पेड़ क्या हो गया? मानवीकरण, वो बोल नहीं सकता है। पत्थर है, पत्थर बोल रहा है कि अपनी कहानी, तो उसको भी मानवीकरण कहेंगे, ठीक है। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, जैसे कि हो गए पंकज नए। अब देखो मानो लग गया, तो ये क्या हो गया? उत्प्रेक्षा। समझ में आ गया आपको? अभी तक कितने सारी चीज़ सीखे। श्लेष मतलब एक शब्द के दो मीनिंग, उत्प्रेक्षा मतलब मानो जब लग जाएगा, किसी से कंपेयर करना, मानवीकरण किसी ऐसे चीज़ को जो बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, उसको हम मानव की तरह ट्रीट करेंगे, अतिशयोक्ति मतलब कि बढ़ा चढ़ा करके। इतना सारा चीज़ समझ में आ गया दोस्तों। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए। आपको बहुत सारे ट्रिक्स मैं बताऊंगा। वीडियोस आपको हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पहले के भी मिलेंगे जिसमें आपको बहुत सारे ट्रिक्स हिंदी ग्रामर के बताए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।